नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आज आपसे बात करने का एक विशेष प्रयोजन है। अलग अलग विषयों पर हम लोग तो चर्चा करते ही रहते हैं। स्वास्थ्य, समृद्धि, समसामयिक घटनाएं, कानून, संविधान। आज आपसे योग और प्राणायाम के विषय पर बात करेंगे। जी हाँ, वही प्राणायाम जिसका रेफरेंस भारतीय धर्मशास्त्रों में, आयुर्वेद में न जाने कब से चला आ रहा है। ये ऐसी थाती है, ये ऐसा धरोहर है जो भारत के कण कण में बसा है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति योग और प्राणायाम के बगैर चल ही नहीं सकता है, इसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। लेकिन कालांतर में इन चीज़ों पर हमने रिसर्च करना बंद किया। अपने इस एपिसोड में हम मुंगेर स्कूल ऑफ योगा के परम आचार्य कुलपति स्वामी निरंजनानंद स्वामी जी को नमन करेंगे। इसके बाद योग गुरु बाबा रामदेव को भी नमन करेंगे। ये दोनों महारथियों ने, दोनों महापुरुषों ने, महारथी मैंने इसलिए कहा कि ये महारथी ही हैं जो इस समर में, संग्राम में योग की ज्योति लेके चल रहे हैं। इन दोनों महापुरुषों ने भारत में योग का न सिर्फ अलख जगाया बल्कि संपूर्ण दुनिया में इसको खोई हुई जो प्रतिष्ठा थी उसको दिलाया था। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में भी अर्जुन से बात करते हुए यही कहा था कि ये वो योग जो मैंने सूर्य को दिया था, सूर्य से इक्ष्वाकु को और बाद में धीरे धीरे राजा महाराजाओं के पास गया, लेकिन कालांतर में ये योग नष्ट हो गया था। उस योग की महिमा को भगवान कृष्ण ने गीता में भी अर्जुन को बताया था। आज सिर्फ उसके एक कण की, उसके एक प्राणायाम की चर्चा करेंगे, अनुलोम विलोम। मैं इस वीडियो में आपको इसके मैकेनिक्स पर तो बात करेंगे ही, लेकिन इसमें जो साइंस इन्वॉल्व है, दुनिया भर में क्या क्या रिसर्च हुआ है, क्या ये महज एक प्रैक्टिस है, एक सांस लेने की पद्धति है, अपितु इससे विज्ञान भी जुड़ा हुआ है, रिसर्च भी जुड़ा हुआ है, मेडिकल साइंस भी जुड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं अनुलोम विलोम। नमस्कार। आप जब जानेंगे तो देखेंगे कि ये कितना अद्भुत चीज है। ये हम लोग सब लोग जानते हैं, इसको थोड़ा फास्ट करेंगे और 5 मिनट ज्यादा हो सकता है समय हो। प्राण, जीवन शक्ति, वाइटल लाइफ फोर्स, आयाम विस्तार। यानी जब आप प्राणायाम करते हैं तो आप अपने लाइफ फोर्स का विस्तार करते हैं, यू एक्सटेंड इट। आप देख रहे हैं इसको, अनुलोम विलोम इज अ टाइप ऑफ ब्रीदिंग जहां अल्टरनेट नोच से हम सांस लेते हैं। ये 4 शब्द नीचे लिखे हुए हैं, पूरक, कुंभक, रेचक और बाह्य कुंभक। प्राणायाम बाएं नाक से ये बंद करके आप जैसे सांस लेते हैं, धीरे धीरे सांस लेना है, ताकत लगा के नहीं, धीरे धीरे सांस लीजिए। जब आप सांस भर लेते हैं, डायफ्राम को फैल जाता है, तो दिस इज कॉल्ड पूरक। फिर उस सांस को रोकना है जहां तक आप रोक सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कुंभक। उसके बाद फिर दूसरे ना, जैसे मैंने लिया, ये पूरक हुआ, मैं रोका, वो कुंभक हुआ, फिर इस नासिका को बंद करके लेफ्ट को राइट से छोड़ा, ये रेचक हुआ, पूरा खाली कर दिया, और उसके बाद रोके रहा, वो बाह्य कुंभक हुआ। ये 4 शब्द याद रखिए, पूरक, कुंभक, रेचक और बाह्य कुंभक। कुंभक का मतलब रोकना। इसमें कुछ चीजों का ध्यान देना है। पहले आपको स्ट्रेट बैठना है, पद्मासन में बैठना है या सुखासन में बैठना है। इसको हम दिखा देते हैं, ये राइट पोस्चर है बैठने का। जिनको बैठने में कठिनाई हो
वो दीवार के सहारे भी बैठ सकते हैं, बट यू हैव टू सिट प्रॉपरली। अब आइए आपको जो बताना चाह रहे हैं कि इस छोटी सी प्रक्रिया से ये दाहिने नाक को बंद करके बाएं नाक से लेना पूरक, रोक लिए कुंभक, फिर इस दोनों उंगली से बाएं नासिका को, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट से छोड़ना रेचक, और फिर बाहर में रोके रहना कुंभक। क्या परिणाम इसका होता है, इसको जरा देख लीजिए। हमारे मस्तिष्क में दो भाग होता है, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट और राइट, याद रखिए दुनिया में, आप इसको गौर कीजिएगा इस सेशन के बाद, आप देखिएगा ज्यादातर समय में आप बाएं नाक से सांस ले रहे होते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। इसका साइंस कहता है और रिसर्च कहता है कि 3 घंटा लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस आएगा, उसके बाद फिर 3 घंटा राइट से, फिर 3 घंटा 3 घंटा, यानी 4 या 12 घंटा में ये 6 घंटा का चलना चाहिए साइकिल। ये राइट, ये स्वस्थ आदमी की पहचान है। अगर आप पाएंगे कि अगर आप ऑप्टिमली स्वस्थ नहीं हैं, आप रैंडमली चेक कर लीजिएगा आज दिन में। आप जब चेक कीजिएगा तो पाइएगा कि अरे भाई, तो बाएं नाक से मेरा सांस चल रहा है। ज्यादातर समय में बाएं नाक से सांस चलता रहता है। बाएं नाक से जब सांस लीजिएगा तो राइट हेमिस्फीयर में जाएगा, को एनर्जाइज करेगा, और जब राइट नाक से लीजिएगा नॉस्ट्रिल से तो लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर आपको एनर्जाइज करेगा। याद रखिए, बायां जो ब्रेन है, ब्रेन का बायां हिस्सा, लेफ्ट हिस्सा है, वो ब्रेन से इंस्ट्रक्शन लेकर के चलता है। इसलिए बायां पोर्शन का, इसको ध्यान से सुनिएगा, बाएं पोर्शन का जो ब्रेन है, यह आदमी को लॉजिकल, कैलकुलेटिव, उसको कैलकुलेशन सिखाता है, उसका कॉग्निटिव ब्रेन होता है, चीजों को समझता है, निर्णय लेता है। ये जो लेफ्ट ब्रेन जो है वो ब्रेन से काम करता है, लेकिन जो राइट ब्रेन है वह दिल से काम करता है। इसलिए राइट ब्रेन से आप ड्रीम्स देखते हैं, आप लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं। कई लोगों को देखिएगा कि इंट्यूशन होता है उसको बहुत, इसका मतलब राइट हेमिस्फीयर उसका बहुत तेजी से काम कर रहा है। इमोशंस, प्यार, मोहब्बत, नफरत, लोगों के चेहरे पहचानना, आवाज पहचान लेना, ये राइट हेमिस्फीयर का काम है। अब आप सोच करके देखिए, क्यों हमारे सपने मर जाते हैं, क्यों हम लोगों को हम भूलने लगते हैं, क्यों हमको इंट्यूशन नहीं होता है? इसलिए इसका यही कारण है कि अक्सर हम एक ही नाक से सांस लेते हैं, और ये अनुलोम विलोम हमको बाध्य करता है कि हम दोनों नाक से सांस लें। अब आगे देखिए, इसको जरा समझिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल, बाएं नॉस्ट्रिल को ईरा नाड़ी कहते हैं, इसको चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, बाएं नाक को। ये चंद्र नाड़ी, ये जो बाएं नाक से हम सांस लेते हैं, ये नेगेटिव एनर्जी होता है। इसलिए अक्सर देखिएगा कि जिस आदमी को सुसाइडल टेंडेंसी है, जिस आदमी को बहुत तरह के सपने आते हैं, जो बहुत एंजाइटी में रहता है, जिसको नींद नहीं आती है, उसका प्रमुख कारण वो आदमी चेक कर ले, उसका ज्यादातर माने 24 घंटा में हो सकता है 20 घंटा उसका लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांस चल रहा होगा। इससे क्या हुआ? ये नेगेटिव एनर्जी राइट हेमिस्फीयर ब्रेन में आता है, जो आपके इमोशंस और आपके उन चीजों को बहुत सरचार्ज कर देता है। राइट नॉस्ट्रिल, इसको पिंगला नाड़ी बोलते हैं, इसको सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं। ये हीट का प्रतीक है, एनर्जी का प्रतीक है। और जब आप राइट से सांस लीजिएगा तो लेफ्ट हेमिस्फीयर में जाएगा, जो ब्रेन आपका कॉग्निटिव है। इसका मतलब कि स्वस्थ व्यक्ति जो सिर्फ शरीर से ही नहीं अपितु मस्तिष्क से भी स्वस्थ रहना चाहे, या हम लोग कहते हैं कि मेंटली बड़ा साउंड व्यक्ति है, हम लोग कई बार बोलते हैं बड़ा साउंड मेंटल फ्रेम का आदमी है, इसका मतलब उसके दोनों हेमिस्फीयर बराबर काम कर रहे हैं। और याद रखिए कि एकमात्र अनुलोम विलोम ऐसा प्राणायाम है जो आपको राइट नॉस्ट्रिल से सांस दिलवाता है, यानी राइट और
लेफ्ट, दोनों नॉस्ट्रिल से जब आप सांस लेते हैं तो आपका चंद्र और सूर्य नाड़ी दोनों जागृत होता है। इसका परिणाम क्या होता है देखिए, इसका परिणाम यह होता है कि जो सेंट्रल चैनल है शरीर का, उसको सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं, वो जागृत हो जाता है। कई ऋषि मुनियों को आप देखिएगा, आप देखते होंगे, उनके पास अद्भुत आभा होता है। वो समय को पढ़ लेते हैं, भविष्य को पढ़ लेते हैं। भविष्य के पढ़ने से मेरा मतलब क्या है? इसका मतलब है उस व्यक्ति का दोनों हेमिस्फेयर इक्वली एनर्जाइज्ड है, दोनों नॉस्ट्रिल से वो सांस ले रहा है और उसकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो गई है। और ऐसा करके कोई आम व्यक्ति भी अगर इसको ठीक से प्रैक्टिस करता है, रेगुलर प्रैक्टिस करता है, ज़्यादा देर प्रैक्टिस करता है, और यदि उसकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो गई तो आपको अंदाजा नहीं कि आप क्या कर सकते हैं। अब थोड़ा शॉर्ट करते हैं, क्योंकि इस विषय पर आप कम से कम 45 मिनट का आप सेशन लीजिए तो पूरे अनुलोम विलोम के सभी चीज़ों को आप समझ सकते हैं। लेकिन हम अपने कम समय में आपको आगे की चीज़ बताते हैं। क्या फ़ायदा होता है उसके अलावा, जिसकी चर्चा मैंने की, उसके अलावा क्या फ़ायदा होता है? और ये सबको रिसर्च के सहारे, नेहा वर्मा जी अब अपना बंद कर लीजिए माइक, कार्डियोवास्कुलर एंड न्यूरल इफेक्ट, ये बताता है कि जब आप इस तरह के प्राणायाम करते हैं तो जो यौगिक प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं उनका कार्डियक और न्यूरल ऑसिलेशंस होता है और उसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। कॉग्निटिव इन्हांसमेंट, मैंने बताया ही कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर ब्रेन का ये दोनों जागृत होता है। इसलिए याद रखिएगा, किसी को अगर सुसाइडल टेंडेंसी आता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, एंग्जाइटी रहता है, नींद नहीं आती है, तो अनुलोम विलोम के प्रयास से, इसके प्रयोग से, इसके प्रैक्टिस से आप इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं। रिस्पिरेटरी बेनिफिट इफेक्ट, ये तो अद्भुत है। और आप हमें याद रखिए, कोरोना का एक न्यू वेरिएंट आ गया है, इसलिए हम लोगों को अपने श्वसन प्रणाली पर फिर से ध्यान देने की जरूरत है। इसको जब आप पढ़िएगा तो एक शब्द आपको बता देते हैं, द रिस्पिरेटरी बेनिफिट्स इफेक्ट द अनुलोम विलोम प्राणायाम एज एन एडजुवेंट ट्रीटमेंट modality in bronchial asthma reported improvements in डिप्सिनिया, इसको डिप्निया भी बोलते हैं लेवल। ये डिप्निया लेवल क्या है इसको समझ लीजिए। इसके 5 लेवल होते हैं और आप ये अपने टेस्ट कर सकते हैं। क्या आप थोड़ा देर चलते हैं तो हंफने लगते हैं? इसका मतलब 5वें लेवल पर है। आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो हंफने लगते हैं? 4थे लेवल पर है। तो ये लेवल बना हुआ है, यानी 0 से 5 लेवल, तो इसको बोला जाता है डिप्निया लेवल। आप देखिएगा कि अगर आप चलते हैं, दौड़ते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं तो हंफने लगते हैं, 1 से 1.5 महीने का अगर आपने प्रैक्टिस किया अनुलोम विलोम का, तो ये जो डिप्निया लेवल है यह आपका इंप्रूव कर जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बताने की आवश्यकता नहीं, जब आप इसको करते हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन आप इनहेल करते हैं जब आप, और वो सर्कुलेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करता है। और जैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम इम्प्रूव करता है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाती है। आपको अक्सर लोग बताते होंगे कि खाना खा के वज्रासन में बैठिए। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जैसे आप वज्रासन में बैठते हैं, ब्लड सर्कुलेशन का जो प्रभाव है वो आपके स्टमक में, आपके इंटेस्टाइन में बढ़ जाता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन का प्रभाव इंटेस्टाइन में और स्टमक में बढ़ जाता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से प्रभावित करता है। रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर, इस पर सब पर रिसर्च हुआ, आगे हम बताते हैं। इंप्रूवमेंट इन रिएक्शन टाइम, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। किसी व्यक्ति को रिस्पॉन्स टाइम का मतलब देखिएगा, कई आदमी को आप बोलिएगा तो 5 सेकंड के बाद वो रिस्पॉन्ड करेगा। उसको मच्छर काटा है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद उसको महसूस होगा। उसके रूम में कोई आदमी प्रवेश कर गया है तो थोड़ी देर के बाद वो रिस्पॉन्ड करेगा। इस पर रिसर्च हुआ है, आगे हम आपको दिखाते हैं। ये बताता है कि अगर आप अनुलोम विलोम करते हैं तो आपका रिफ्लेक्स टाइम, आपका रिस्पॉन्स टाइम वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा। ऑप्टिमम चीज़ तो ये है कि जैसे मच्छर आ रहा है या कोई चीज़ आ रहा है तो आप इंट्यूशन करें। तो इंट्यूशन मैंने आपको बता दिया, जब दोनों हेमिस्फेयर ऑप्टिमली काम करेगा तो आपका जो रिएक्शन टाइम है वो 0 हो जाएगा। अब आइए पेशेंट्स विद पैरालिटिक स्ट्रोक, इसको ध्यान से सुन लीजिए, इस पर रिसर्च भी हम आपको दिखा देते हैं।
अगर कोई व्यक्ति लकवा से ग्रसित हो गया, हाथ में मार दिया, पैर में मार दिया, चेहरे में मार दिया, लकवा ग्रस्त हो गए, इस पर रिसर्च हुआ है, केस स्टडी ऑन स्ट्रोक रिकवरी, योग इन स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन, ए सिस्टमेटिक रिव्यू एंड रिजल्ट्स ऑफ द, इसका पायलट स्टडी किया गया तो पाया गया कि अनुलोम विलोम से, इसके निरंतर प्रैक्टिस से 5 महीना, 6 महीना, साल भर होते होते जिसको लकवा मार दिया है उसमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अनुलोम विलोम एक बहुत सिंपल, सेफ और इफेक्टिव प्रैक्टिस है। इसका रेगुलर प्रैक्टिस अगर आदमी करे तो माइंड और बॉडी ये दोनों को बैलेंस करता है और ये आपके रूटीन लाइफ में अगर आ जाए तो आपको इनर पीस और वेलनेस देता है। मैं कुछ रिसर्च पेपर आपको खाली दिखा देता हूँ। ये जर्नल ऑफ योगा एंड फिजिकल थेरापी मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो हम लोग कभी कभी, और खास करके जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं, जो बहुत सारा पिंगल पढ़ने वाला टेटिया होता है ना, वो पूछता है कि नाक से हवा लेने से क्या हो जाएगा। कोई कोई बहुत मजाक में बोल देता है कि कपाल भाती अपनी हिलाने से क्या हो जाएगा। देखिए ये रिसर्च जर्नल ऑफ योगा एंड फिजिकल थेरापी ये क्या कह रहा है, ये प्राणायाम के इफेक्ट से क्या होता है इसकी चर्चा कर रहा है कि इफेक्ट, द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन कुछ नहीं, अगर किसी दिन मौका मिलेगा तो आपको नाड़ी शोधन के बारे में बताएंगे। अनुलोम विलोम का ही एडवांस्ड रूप नाड़ी शोधन है, लेकिन नाड़ी शोधन में जाने से पहले ये बताते हैं योग गुरु, और इस पर कई एक रिसर्च है कि पहले आपको अनुलोम विलोम को पहले खूब अच्छे से रेगुलर कर लीजिए, देयर आफ्टर यू शुड गो प्रेफरेबली विद नाड़ी शोधन। ये कह रहा है इमीडिएट इफेक्ट ऑफ नाड़ी शोधन प्राणायाम ऑन फंक्शनल मोबिलिटी इन स्ट्रोक पेरेंट्स। इस पर चर्च पेशेंट्स, यानी जिसको लकवा मारा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये देख लीजिए। इसके बारे में जरूर आपको बताते हैं, क्योंकि इसको हम सब्सक्राइब किए हैं। ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, ये दुनिया की सबसे बड़ी फिजिकल और डिजिटल लाइब्रेरी है अमेरिका में। ये अमेरिकन गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है। इसमें 7 मिलियन, आई रिपीट 7 मिलियन यानी 70 लाख किताबें, रिसर्च पेपर, जर्नल्स, मैन्युस्क्रिप्ट आदि स्टोर्ड हैं। ये जो देख रहे हैं आप पब मीडिया सेंट्रल, ये रिसर्च इंजन है इस पूरे इसका। तो ये भी बता रहा है कि रोल ऑफ योगा एंड मेडिटेशन एज कंप्लीमेंट्री थेराप्यूटिक रेजिम फॉर स्ट्रेस रिलेटेड न्यूरोसाइकिक डिसऑर्डर्स। यानी किसी को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो तो उससे भी काम कर सकते हैं। ये पढ़ने के लिए समझने की जरूरत ये है कि आपको ये समझना चाहिए कि जो जर्नल्स, क्या क्या जर्नल्स इसमें प्रकाशित होते रहते हैं। कुछ जर्नल्स में आपको रेफर कर रहा, आपको इच्छा करे तो पढ़ सकते हैं। एक जर्नल है जर्नल ऑफ अल्टरनेटिव एंड कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। आज के तारीख में दुनिया में ये बात बहुत बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है कि जो कन्वेंशनल मेथड है मेडिसिन का, उससे इतर अल्टरनेटिव तरीका अपनाइए, क्योंकि दवाई जैसे ही आप लेते हैं उसके साइड इफेक्ट्स शुरू हो जाते हैं। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ये हाल में प्रकाशित होने वाला बहुत शानदार एक जर्नल है। एविडेंस बेस्ड कम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन, जर्नल ऑफ योगा एंड फिजिकल थेरापी, इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, कम्प्लीमेंट्री थेरापी एंड मेडिसिन, बायोमेड सेंटर कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन एंड थेरापी, एंड नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन यूएसए, जिसकी चर्चा मैंने अभी की। ये वैसे किताब हैं, ये वैसे चीज हैं जो आपको चीजों को बताते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें, एक जो हम लोग अक्सर भूल करते हैं, इसको फोर्सफुली नहीं करना। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, नाक बंद किए नहीं, इसको बिल्कुल नेचुरल वे में जाइए, और इसका ड्यूरेशन बढ़े तो ज्यादा अच्छा है। देर तक सांस लिए, फिर जितना रोक सकते थे रोके, पूरक हुआ, कुंभक हुआ, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके धीरे धीरे छोड़िए, जितना देर आप छोड़ सकते हैं। एवॉइड प्रैक्टिसिंग आफ्टर मील्स, आप खाना खा के तुरंत इसको नहीं कीजिए। कहता है कि अगर आपने खाना खाया तो 4 घंटा का ड्यूरेशन जरूर होना चाहिए।
जिनको हार्ट का बीपी का इशू है उसको घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान ये देना चाहिए कि योगा टीचर से अच्छे से सलाह करके लीजिए, बल्कि इसी में फायदा भी होता है, बट उसमें कुछ चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना है। प्रेग्नेंट वुमेन को योगा एक्सपर्ट से लेना चाहिए सलाह। अक्सर लोग हम लिख दिया है डॉक्टर इसलिए कि चूंकि प्रैक्टिस है, लेकिन जो योगा के एक्सपर्ट हैं, कई एक ऐसे प्राणायाम हैं, कई एक ऐसे योगा हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ही बने हैं। और कहता है कि योग 3 साल से लेकर मृत्यु शैया पर जाने तक किया जाना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि कहता है कि महाभारत में भीष्म पितामह 163 साल के थे। वेद व्यास, जिनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है, जिन्होंने वेद की रचना की, जिन्होंने भगवत गीता और महाभारत जैसे ग्रंथ लिखे, उनके रेफरेंस से बताया जाता है कि 163 साल की आयु में भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध के सबसे प्रबल, सबसे शौर्यवान, सबसे पौरुषशाली योद्धा थे। कहा जाता है उनके बारे में कि उन्होंने आजीवन, जब वो मृत्यु शैया पर, बाणों की शैया पर भी सोए हुए थे, उस वक्त भी उन्होंने प्राणायाम करना नहीं छोड़ा था। स्वामी विवेकानंद के बारे में रिसर्च बताता है कि वो नाड़ी शोधन प्राणायाम रेगुलर करते थे, और अगर आपने अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम पर महारत हासिल कर लिया, महारत से मेरा मतलब रेगुलर प्रैक्टिस किया, तो आप अपने संपूर्ण ज्ञान को कंडेंस कर सकते हैं। और कदाचित यही कारण था कि दुनिया के सबसे बड़े विद्वानों में से एक, हमारे देश के महापुरुष, आधुनिक युग के निर्माता विवेकानंद ने अपने संपूर्ण ज्ञान को 9 वॉल्यूम्स में कंडेंस करके रख दिया है। तो यह प्राणायाम न सिर्फ आपके शरीर को स्वस्थ करता है, अपितु आपके मन को, आपकी आत्मा को, आपके सोल को भी स्वस्थ करता है। और ये ऐसी प्रक्रिया है, यह ऐसा प्रैक्टिस है जिस पर आज भी रिसर्च हो रहा है। आज भी लोग नहीं जानते हैं कि इसके कितने प्रभाव हैं। जितने रिसर्च हो रहे हैं वो सारे रिसर्च नए नए परिणाम लेकर, नए नए रिजल्ट लेकर के आ रहा है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, किसी दिन मौका लगेगा तो हम लोग अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। मेरा ये इन चीज़ों को दिखाने का मात्र एक मकसद है कि लोगों में एक जो साइकोलॉजिकल इशू होता है, लोग जब तक प्रमाण नहीं देखते हैं, लोग जब तक एविडेंस नहीं देखते हैं, तब तक उनका विश्वास आस्था में नहीं बदलता है। इस स्वास्थ्य से समृद्धि की यात्रा का सिर्फ एक मकसद है कि आपको तमाम प्रमाणों से रूबरू कराया जाए, वो तमाम प्रामाणिक बातें आपको बताई जाए, ताकि आपका विश्वास का अंकुर, आपके विश्वास का किस्लय वो धीरे धीरे वट वृक्ष बन जाए, आपका विश्वास धीरे धीरे आस्था में परिवर्तित हो जाए। और जिस दिन योग और आसन और प्राणायाम के प्रति आपकी आस्था हो जाएगी, आप यकीन कीजिए आपका संपूर्ण जीवन धन्य हो जाएगा। न सिर्फ आप धन्य होइएगा, बल्कि आप हजारों लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाइएगा। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।